आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री जी बीच बाजार में एक युवक को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। मंत्री जी का आरोप है कि युवक ने उनके साथ बदसलूकी की, तो वही कांग्रेस ने पूरे मामले को बीजेपी की सत्ता की हनक बताया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। फिर से देखिए, थप्पड़ पर थप्पड़। अब थोड़ा सा इसको रिवर्स करके देखिए, मानो थप्पड़ की बरसात हो रही है। ये वीडियो ऋषिकेश का है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीच बाजार में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल युवक को खुद थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, आपा खोते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके गनर भी युवक पर हाथ साफ कर रहे हैं, दे दनादन की स्टाइल में। रामराज की सरकार है, उसमें थप्पड़ की गुंजाइश थोड़ी अखर रही है, लेकिन सब चलता है कि तर्ज पर चल रहा है। और युवक की पिटाई भरे बाजार में, बीचों बीच बाजार में यूं हो रही है जैसे कोई फुटबॉल हो। युवक सुरेंद्र नेगी शिवाजी नगर का रहने वाला है। फिलहाल मंत्री जी का अपना तर्क है, अपनी सफाई है। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज़ थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ है, देखिए। वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, तो फिर कांग्रेस ने अपने ढंग से पूरे मामले की खबर ली। बीजेपी पर सत्ता की हनक का आरोप लगाया, साथ ही कहा बीजेपी की हनक है कि अब खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बहुत ही शर्मनाक और विभत्स वीडियो सामने आया है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक, सनक, अहंकार और गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ऋषिकेश के अंदर देहरादून की तरह भारी वर्षा की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। ऐसे में किसी युवक की गाड़ी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गाड़ी से टकरा गई और वित्त मंत्री ने अपना आपा खो दिया। आव देखा न ताव, युवक के थप्पड़ी थप्पड़ जड़ दिए और साथ में सहयोग उनका इस मार कुटाई में किया उनके गनर ने। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है कि एक मामूली सी घटना पर किस तरह से वित्त मंत्री बौखला गए। ये जो जाम की स्थिति है ये आम जनता को रोजाना झेलनी पड़ती है। जनाब, आप तो एक ही दिन में आजिज आ गए। सवाल है, मंत्री जी कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अगर युवक सुरेंद्र नेगी उनके साथ बदसलूकी कर रहा था तो उसकी शिकायत करते। मंत्री जी के खुद दंड देने के लिए उतरने को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? न्यूज़ वन इंडिया के लिए देहरादून से शाहबाज हुसैन की रिपोर्ट। और ऋषिकेश में बीच सड़क पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और युवक के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल होते ही उत्तराखंड में राजनीति चरम पर है। विपक्षी दल कांग्रेस और आप ने मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की मांग की है, साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांगा है। वहीं ऋषिकेश में कांग्रेसियों ने मंत्री पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव कर दिया है और कोतवाली में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। इन्हीं के राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी, उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक नगर पालिका थे, उनसे बदतमीजी करने का काम किया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक महिला कुछ महिला फ्लाईओवर, हरिपुर फ्लाईओवर को लेकर उनसे कुछ मांग कर रही थी, उनसे बदतमीजी करने का काम किया गया। इन्हीं के द्वारा पूर्व में
कुम्हारबाड़े में रोड के लेके अपनी मांग को लेकर एक वृद्ध महिला अपनी मांग को लेकर आई तो उससे बदतमीजी करने का काम किया। आज आप समझ लीजिए गुंडागिर्दी के साथ साथ नारेबाजी भी शुरू है। विधायक की गुंडागिर्दी हम ये चाहेंगे जिस तरह से विधायक ने और विधायक के गनर ने उस व्यक्ति को पीटा और उस व्यक्ति ने अगर गलती की उसके भी कारण। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चाहते हैं देश के सभी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करें। जून के अंत तक ड्राफ्ट समिति ड्राफ्ट तैयार करके देगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करना चाहिए और जून के अंत तक ड्राफ्ट समिति ड्राफ्ट भी तैयार करके देगी। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनवाएंगे। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानेंगे और इसके अलावा आपको बताएं कि केजरीवाल ने अन्ना जी को भी ठगा है। तो मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक आम आदमी जिस प्रकार का होना चाहिए, जिस प्रकार के चुनाव में बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सारी हकीकत जनता के सामने आ रही है कि उन्होंने किस प्रकार से लोगों को झूठ बोलकर, मनगढ़ंत बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके जो भी चीज़ें उन्होंने करी थी वो सब की सब उल्टी निकल रही हैं। और जिस अन्ना जी के आंदोलन से ये सब जिन्होंने जन्म लिया था राजनीतिक क्षेत्र में, वो सब धूल दूसरित हो गया है। सर, यूसीसी इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट हो सकता है, क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि कर्नाटका में भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी रखा है, कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए रखा गया है। नहीं, देखिए, उत्तराखंड के अंदर जब हमने इसको शुरू किया था तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपना मैंडेट दिया है, क्योंकि 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम जो है यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहला काम किया, यूसीसी का जो कमेटी है, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में उस कमेटी ने 1 साल का कालखंड हो गया है और लगातार लोगों से भी बात की है, जनता के भी सुझाव लिए हैं, स्टेक होल्डरों से भी बात की है और ड्राफ्ट लगभग वो तैयार हो चुका है। जून के अंत तक कमेटी ने हमको कहा है कि वो ड्राफ्ट हमको बना के दे देंगे और जैसे ही ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। और हमारी अपेक्षा है, अच्छा हो रहा है, कर्नाटका में भी जो है वहाँ की सरकार ने भी इसको अपने एजेंडे में ले लिया है, अन्य राज्यों ने भी लिया है सारे। और मैं तो चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि से ये काम शुरू हुआ है, भारतवर्ष के सारे ही राज्य इसको अपने यहाँ लागू करें। सर, ऑल्सो कांग्रेस ने आज कर्नाटका में कहा है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम बीएचपी तरीके के संगठनों को, जैसे पीएफआई बैन कर रही है बीजेपी, ऐसे बीएचपी को, बीजेपी बजरंग दल को भी बैन करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देश की जनता ने तुष्टीकरण उनका एक तरह से नकार दिया है, इसलिए वो इस प्रकार के एक विशेष वर्ग का जो ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। देश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र पर आगे बढ़ गई है। मोदी जी को नालायक बेटा कहा है। हल्द्वानी में जो अतिक्रमण है उसको हटाने को लेकर भी सुनवाई होनी, क्या सरकार उसको अतिक्रमण हटाने की नहीं, जो भी माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा, जो भी निर्णय होगा, उसको हमारी सरकार लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के तीसरे दिन उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन था। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें केदारनाथ का प्रसाद भी दिया था। दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम बोले, सीएम पुष्कर धामी के साथ शिष्टाचार भेंट हुई। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। यूसीसी उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे। कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है और बजरंग दल देश के लिए समर्पित संगठन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के आए हुए थे, आपसे मुलाकात हुई, किन विषयों को लेकर आज चर्चा हुई है? देखिएगा, मुख्यमंत्री जी एक कर्टसी
बैठक के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, अनेकों नेताओं से मिलने आए थे, तो मेरे काफ़ी स्वाभाविक एक राजनीति करते करते पारिवारिक संबंध बन जाते हैं, इसलिए आए थे। जब आए थे तो हमें राजनीति का व्यक्ति है तो राजनीति हमें बात करने की होती है। अनेकों बातें थी, मुद्दे थे, संगठनात्मक भी थे, सरकार के भी थे, केंद्र से भी जुड़े हुए थे, सभी पे सकारात्मक बात हुई है। और अच्छा, जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको समर्पित करते हैं हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कई लोगों को उत्तराखंड में दायित्व भी दिया जाना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है और कब तक ये दायित्व दे दिया जाएगा? राजनीति में कब तक नहीं होता है, एक ये चरे वेती चलते रहो, काम करते रहो, तो समय आएगा, जल्दी कर देंगे। सर, चंदन रामदास जी की बात करें, अपूर्णीय क्षति उत्तराखंड के लिए थी, लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी जगह पर अब किसके नाम पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है? उनके नाम पर अभी कोई चर्चा वर्चा नहीं चल रही है। अभी उनकी 7 तारीख को उनके जो संस्कार होते हैं वो होंगे। उसके बाद में संगठन जब घोषणा करेगा चुनाव की, तो चुनाव की दृष्टि से देखेंगे, और जहाँ पर मंत्रिमंडल की बात है उसके बारे में भी विचार करेंगे। अभी संगठन के साथ में बैठने नहीं, वो जो जैसा हमारा नेतृत्व आदेश करेगा वैसा काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि बजरंग दल को भी कहीं ना कहीं बैन कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, ये उनका परिभाषा और भाषा सारी यही है कि मुस्लिमों के वोट लेने हैं। वो मुस्लिम को, देश के मुस्लिमों को बेवकूफ़ समझते हैं कि वो हिंदुओं को गाली बकेंगे, मुस्लिम उनको वोट दे देंगे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कार्य योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं और लगातार मकान दे रहे हैं, और हमने जो भी योजना सबका साथ सबके विकास के माध्यम से चलाने का काम किया, एक कोने से शुरू किए दूसरे कोने पे ख़त्म करिए। ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। आज मुसलमानों के दिल में भी मोदी जी वास करते हैं, लेकिन उनको डर लगता है, कहीं ना कहीं मुस्लिम कर वो हिंदुओं को डराना चाहते हैं। लेकिन आज सब सामंजस्य से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। जितना भी हथकंडे वो अपना लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिन्होंने तमाम सारी विषयों पर न्यूज इंडिया से बातचीत की। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने शबाब पर है। भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में यात्रा में हो रही अव्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि चारधाम यात्रा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की कुछ शिकायतें भी अव्यवस्थाओं को लेकर सुनने को मिल रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी प्रदेश से नदारद हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व्यवस्थाओं को परखने के लिए चार धामों में से किसी भी एक धाम में नहीं गए। ऐसे में कांग्रेस सतपाल महाराज और धन सिंह रावत की भूमिका पर सवाल उठा रही है। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है, और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, 1-1.5 साल से वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सड़कों में बैठे हैं, कोई सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। लेकिन जब मैं गया था गंगोत्री में, धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के पंडितों और पुरोहितों को कि उन्होंने अपने दम पर यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना ठीक से करा रहे, इंतजाम करने की कोशिश वो कर रहे, पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है, और इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है, उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान हैं और कई यात्री बिना दर्शनों के वापस लौटे। इस बात में विपक्ष की सच्चाई भी नजर आ रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा शुरू होते ही गायब हो गए हैं। हालांकि यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए 3 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
लेकिन जिस मंत्री के पास धर्मस्व और पर्यटन विभाग का जिम्मा है, उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वक्त पर उत्तराखंड में मौजूद रहें। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले तो सरकार का बचाव करते हैं, जबकि यह भी कहते हैं कि यात्रा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। चार धाम यात्रा पे जिस प्रकार से मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कर रहे हैं और चार धाम यात्रा बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से चल रही है। मैं इसको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि 29 तारीख को मैं गंगोत्री में था और गंगोत्री में जब मैं था तो वहाँ के यात्रियों से वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके मैंने खुद ने वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और यात्री भी बहुत संतुष्ट। 22 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में मई और जून में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मौसम की वजह से यात्रा में दिक्कतें आ रही हैं। खासकर केदारनाथ और बद्रीधाम में श्रद्धालु बर्फबारी के बीच दर्शनों के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि जिम्मेदार महकमे के मंत्री प्रदेश से गायब क्यों हैं? न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से सुदीप जैन की रिपोर्ट। इस बार भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत देश भर में इसको लेकर कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत 4 और 5 मई को ऋषिकेश एम्स में यूथ 20 समिट आयोजित होने जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों से आने वाले युवा और स्वास्थ्य और खेलकूद से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। दरअसल यूथ 20 समिट G20 सम्मेलन का ही एक पार्ट है, जिसे 4 और 5 मई को एम्स ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। इस यूथ 20 के माध्यम से 20 देशों के युवाओं को इंटरनेशनल लेवल और पर हेल्थ और खेल के प्रति सजग रहने के लिए विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। ऋषिकेश एम्स में आयोजित हो रहे इस यूथ समिट में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, योगा एंड मेंटल हेल्थ, डिजिटल हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, योग बाय द गैंग्स और परमार्थ निकेतन आरती को शामिल किया गया है। इस समिट में देश के कई पैनलिस्ट को भी शामिल किया गया है। देश की, विदेश की और पूरे विश्व की पॉलिसीज़ में उनका क्या रोल रहेगा, हमारे भारत के युवाओं का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में जो सेशंस हो रहे हैं उनमें से एम्स ऋषिकेश को चुना गया है कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव इससे संबंधित करें, जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 4 और 5 मई को। और मुझे आप सबको मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है कि आप उसमें आइए। और जो भी हमारे बाहर हमारी बहुत से कंट्रीज से आ रहे हैं, जैसे यूएस से आ रहे हैं, हार्वर्ड से, बॉस्टन से, एक मतलब उन्होंने ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे वो करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, वो आ रहे हैं। प्लस सिंगापुर से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रही हैं, जो हमें हमारे जैसे युवाओं में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आके वर्कशॉप्स कराएंगे उनको लेक्चर्स में। उत्तराखंड में सेल्फ असेसमेंट के आधार पर घर बैठे आप भी अब बिना किसी प्राधिकरण के चक्कर लगाए बिना नक्शा पास करा सकेंगे। मंगलवार से इसकी शुरुआत हो गई है। सीएम धामी के निर्देशों के क्रम में शहरी विकास मंत्री ने पहला नक्शा पास कराने वाली महिला को नक्शा प्रदान किया। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं तो 1 दिन में भी नक्शा पास हो जाएगा। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में मात्र 3 दिन के समय में मानचित्र को स्वीकृति करते हुए मानचित्र निर्गत करने की कार्रवाई पूरी की गई। सरलीकरण से समाधान तक जो हमारी सरकार की मंशा है, उसके तहत आप जानते हैं जिस प्रकार से नक्शा पास कराने में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, शिकायतें भी आती थी। आप जानते हैं कि हमने प्राधिकरणों में कहा था कि 15 दिन में आप जो है आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक नक्शा पास करें, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं जो आती थी, ऐसे में पिछले दिनों माननीय कैबिनेट में पास हुआ था कि हम सेल्फ असेसमेंट के आधार पे नक्शों को पास करेंगे और उसी प्रक्रिया के तहत आज हमने पहला नक्शा श्रीमती मुक्ता जोशी जी को आज हमने दिया है
और ये सरकार की उपलब्धि है। और मैं सभी से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप इस ऐप के माध्यम से जुड़िए। जो समस्याएं, जो बातें, और बार बार एक विषय आता था कि साहब हम प्राधिकरण में जा रहे हैं, परेशानी हो रही है। इसमें प्राधिकरण के किसी कर्मचारी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और इनको जो नक्शा मिला वो 3 दिन के अंदर मिला है। 3 दिन के अंदर आप समझिए कितना कम समय में इनको ये मिला है। इसमें यदि आर्किटेक्ट का जो सिग्नेचर है, यदि डिजिटल सिग्नेचर होते तो हो सकता है 3 दिन से और कम समय लगता, फिर तो एक ही दिन लगता। अब आप समझिए कितनी तेजी से सरकार काम करने में, जनता को सुविधा देने में गंभीर है, काम कर रही है। का सपना होता है एक अपना घर हो सर, एक अपनी छत हो। तो सर जैसे कि ये प्राधिकरण में हम जब नक्शा पास करवाते हैं तो हम सभी को पता है कि कितना टाइम लग जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई हैं, उसकी वजह से आज जो है मेरे घर का नक्शा जो है मात्र 3 दिन में पास हो गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं का सब नक्शा पास हुआ, हमें उम्मीद नहीं थी कि एक अप्रत्याशित कदम है कि इतनी जल्दी ये काम हुआ है। और नक्शा तो पास हो गया। मुझे लगता है कि एमडीडी ने आज हमें घर की चाबी प्रदान कर दी है और बहुत जल्दी ही हम अपना काम भी शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि गृह प्रवेश में आप सब भी आए। नक्शा पास होने के बाद भी और मकान बनने के दौरान भी मीडिया बहुत आता है विजिट करने। कोई बात नहीं, बिल्कुल आई एम मोस्ट वेलकम है उनका। लेकिन ये इसमें सब जो हमारी आर्किटेक्ट हैं मैडम स्वदेश जी, इन्होंने हर चीज़ इसमें जो है मेंशन की है। और एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा, पहले कुछ लोगों को गलतफहमी होती थी कि हमने देखा कि अगर हर चीज़ कोई भी एमडीडी हो, किसी भी डिपार्टमेंट के नियमों का पालन किया जाए तो काम इतना आसान हो जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण माल रोड पर काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड को खोदने के बाद माल रोड में कीचड़ हो गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य को जल्द से जल्द पूरा किए जाने को लेकर दिन रात काम किया जा रहा है। खुद एसडीएम मसूरी और नायब तहसीलदार प्रशासनिक टीम के साथ लगातार काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीएम मसूरी ने मंगलवार को एक बार फिर माल रोड का निरीक्षण कर अधिकारियों को माल रोड के पुनर्निर्माण के काम को चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। इससे दिक्कतें महसूस हो रही हैं, वो काफ़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अभी एसडीएम साहब का भी उन्होंने भी निरीक्षण किया है, वो भी निरीक्षण करके गए हैं। और बाकी नाली नूली का है यहाँ पर ज़्यादा, तो नाली का भी करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं उनसे, यहाँ के व्यापारियों से भी, और एसडीएम साहब के ऑफिस में बुला दिया गया है सब। चुनौती तो है आप लोगों को, बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, बारिश की वजह से बहुत चुनौती मिल रही है। और कुछ यहाँ पे काम करने में दिक्कतें महसूस तो है ही हैं, लेकिन कर रहे हैं पूरा। 2-3 दिन 4 दिन में इसकी सूरत बदल देंगे पूरी। 2-3 दिन बजे तक लगे हुए हैं, रात दिन 24 घंटे। लक्सर में मई महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे, एसएसपी अजय सिंह और जिले के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डीएम ने फरियादियों की शिकायतों पर सुनवाई की और उनके शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए। डीएम ने सरकारी विभागों के पास परिसंपत्तियों को चिन्हित कर शपथ पत्र के साथ उनका ब्यौरा तलब किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार की खामी मिलने पर उन्होंने आरोपी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश मौके पर ही जारी कर दिए हैं। आज के तहसील दिवस का जैसे मैंने अभी देखा, कुल 30 शिकायतें आई हैं। और इसके पूर्व के जो तहसील दिवसों में मैं आया था तो कभी 80 शिकायतें, 85, कभी 60-65। तो दोनों बातें हो सकती हैं कि जो पुराने तहसील दिवस में प्रकरण आए हैं उनका मेरिट के आधार पर निस्तारण हुआ है, लोगों को रिलीफ हुई है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को ये शासन का निर्देश है कि